हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिया एक खुल के जीने वाली लड़की थी। वो अपनी माँ बबली और पिता सुभाष के साथ रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती थे उसके रिश्तेदार, जो आए दिन उसकी जिंदगी को झंड बनाने का मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन पिया के घर उसके गांव से दो रिश्तेदार आते हैं, जिनका नाम सरला और जमुना होता है, जिन्हें देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे सरला बहन जी और जमुना बहन जी, आइए आइए, स्वागत है। आ गए जी। और बताओ कैसे हो आप सब? बच्चे कैसे हैं? हाँ जी सब ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो? सब बढ़िया जी बढ़िया। वैसे बच्चे नहीं दिख रहे। बेटा काम पर गया है, पिया अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। पिया नीचे आजा, देख गांव से मासियाँ आई हैं। पिया अपनी माँ की बात सुन लेती है और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, आ गए मेरे पनौती रिश्तेदार। हे भगवान, आपको मुझसे इतनी क्या दिक्कत है जो इन रिश्तेदारों को आए दिन राहु केतु बनाकर मेरी कुंडली में भेज देते हो। पिया अपने कमरे से नीचे आती है, जहाँ वो दोनों रिश्तेदारों को बैठकर नाश्ता करते देखती है और मन ही मन में बोलती है, अभी तो नाश्ता खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा खून पिएगी। भैंस की आग, मन तो करता है ना इनके खाने में लूज मोशन की दवाई मिला दूं। पूरा दिन बाथरूम में पड़े रहेंगे ना, तब अकल आएगी। अरे आ गई पिया, बहुत बड़ी हो गई है तू तो। नमस्ते मासी, कैसी हैं आप? कैसे आए, कब जाएंगी? अरे रे, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। सब ठीक है, और अभी तो आए हैं, 2-4 दिन रहकर ही जाएंगे। माँ आप इन सब के साथ नाश्ता करो, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। इतना कहकर पिया घर से निकल जाती है और अपने दोस्त अभी को मिलने बुलाती है। कुछ देर में अभी अपनी बाइक से पिया की बताई जगह पर आता है, जिसके बाद दोनों साथ में एक कैफे में कॉफी पीने जाते हैं और वहाँ जाकर पिया उससे बोलती है, यार मेरे घर पर 2 पनौती आई हुई है। यार जब भी कोई रिश्तेदार आता है ना मेरा घर, मुझे अपना घर है ना जेल जैसा लगने लगता है। मन करता है बस भाग जाऊं वहाँ से। पर ऐसा क्यों? कुछ कहती है क्या वो? कुछ? अरे ये पूछो, क्या कुछ नहीं कहती। मेरे बाहर जाने पर तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरी मम्मी को बोलेगी, बबली लड़की को ऐसे घर से बाहर मत जाने दिया करो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। अच्छा, और क्या क्या बोलती हैं? ज्यादा देर सो जाऊं तो बोलेंगी कि लड़की है, इतनी देर नहीं सोना चाहिए, साला एग्जाम हमारा होता है, टेंशन ये लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, आगे क्या करना है। जैसे तो इन्होंने अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दिया। अरे बस बस, तू तो प्यार का पंचनामा की पूरी कार्तिक आर्यन हो रही है। उसको गर्लफ्रेंड का रोना था, तुझे रिश्तेदारों का। चलो मैं जाती हूँ यार, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर पिया घर आ जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि उसके पापा काम से आने के बाद उन रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं और वो पिया को देखकर बोलती है, आ गई प्रिया, देख तेरे लिए रिश्ता बताया है। मुझे नहीं देखना और ना ही मुझे शादी करनी है। पर बेटा एक ना एक दिन तो करनी ही है ना, और यही सही उम्र होती है शादी करने की। मेरी तो 16 की उम्र में शादी हो गई थी। अरे हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं था, बस जहाँ उन्होंने बोला आँख बंद करके कर ली शादी। पर मैं आपकी तरह अंधी नहीं हूँ। भगवान ने मुझे 2 आंखें दी है सही सलामत। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। पिया, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की, और क्या गलत बोला इन्होंने? तेरी उम्र ही हो गई है शादी लायक। देखिए पापा, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। कहीं मैं गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दूं कि आप सबके कानों से खून निकल जाए। इतना बोलकर पिया अपने कमरे में ऊपर जा रही होती है, तभी पीछे से उसके पिता गुस्से से बोलते हैं, देख रही हो ना, ये ज्यादा आजादी देने का नतीजा है। हमेशा लाड प्यार से रखा, इसलिए आज हमारी इज्जत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वो थोड़ी गुस्से में है, शादी की बात सुनकर अपसेट हो जाती है, और वैसे भी अभी उम्र ही क्या है। अभी नहीं है तो? सुभाष इससे आगे बोलता, इतने में ही उसके फोन पर उसकी साली राधा का कॉल आता है और वो कॉल उठा के बोलता है, और राधा कैसी है? मैं तो ठीक हाँ, तुसी दसो ठीक हो? दीदी ठीक है? पिया ठीक है? यही है तेरी दीदी, स्पीकर पर है फोन, सब सुन रही है। और दस तू आना नहीं है? पिया दा ब्याह रख लो तो मैं आ जावांगी। सीढ़ियों पर खड़ी पिया ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है
और नीचे उतरकर अपने पापा से फोन छीनकर बोलती है, अब आपको दिल्ली बुलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करवा लूं? हमने कभी बोला कि हम वहाँ पर आएंगे जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगी? अरे यार हद है, थोड़ी तो शर्म कर लो। आपको घूमने का मौका दे रहे हैं तो आराम से आ जाओ ना, मेरी जिंदगी की वाट क्यों लगा रहे हो? अगर दोबारा आपने ये बात बोली ना, मैं आपके घर में घुस के मारूंगी। पिया की ऐसी बातें सुनकर उसके पिता उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलते हैं, शर्म आती है या नहीं? ये कैसे बात कर रही है? ज्यादा सर चढ़ गई है। पापा क्या सर पे चढ़ गई हूँ मैं? बताओ मैंने क्या गलत कह दिया? अरे आपकी आंखों पर तो इन रिश्तेदारों की बातों की पट्टी बंधी है, जरा उसे खोलिए देखिए, ये आपकी बेटी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। अरे किसने हक दिया है इन्हें मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का? मुझे कब शादी करनी है, कब बच्चे पैदा करने हैं, क्या ये लोग मुझे बताएंगे? देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, इसलिए कहते हैं बच्चों को इतनी छूट मत दिया करो। आप तो चुप ही रहिए। कभी आपने अपने घर में झांका है? अरे खुद का बेटा 10 जगह मुंह भी मारता होगा ना, तब भी उसे गंदा नहीं कहेंगी, लेकिन हमारे घर में चली आती है। तो मुन्ना मौसी आप भी बताइए ना, आपने अपनी बेटी की शादी 17 साल की उम्र में कर दी थी, कभी हाल पूछा है उसका? अरे उसका पति आए दिन उसे मारता है, रोज फोन करके बताती है मुझे। अरे तो क्या हुआ, शादी के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ओ जस्ट शट अप यार, एडजस्ट करने की बात कर रहे हो? अरे मार खाते खाते एक दिन जब वो मर जाएगी ना, तब बोलना एडजस्ट करो। और पापा देख लो, आपके ये सड़े से रिश्तेदार जो अपनी बेटी का घर नहीं बसा पाए, वो आपकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ अच्छा हुआ कि मैंने इसका रिश्ता नहीं करवाया, वरना लड़कों वालों को मैं क्या मुंह दिखाती कि कैसी बदतमीज लड़की से मैंने शादी करवाई है। अरे अगर थोड़ी शर्म बची है ना तो चुप हो जाओ। और पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है, प्यार किया है, बड़ा किया है, इन रिश्तेदारों ने थोड़ी ना किया है। मेरी शादी कब किससे कहाँ होगी ये फैसला आपका होगा, मेरा होगा, ना कि इन रिश्तेदारों का। पिया की ये सारी बातें सुनकर सरला बोलती है, बस कर, ऐसे जुबान लड़ाकर और कितना सर झुकाएगी अपने बाप का? बस कीजिए आप, सही किया पिया ने। मेरी बेटी की खुशियाँ बाहर वाले डिसाइड नहीं करेंगे। उसको पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि एक दिन किसी रिश्तेदार के कहने पर उसकी उम्मीदों का गला घोट के हम उसको विदा कर दें। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी क्या ही होगी। हम जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन आप दोनों अभी के अभी निकलो मेरे घर से। वाह पापा, आई लव यू सो मच। इसी बात पे एक गाना सुनो, मैं विचंगा मेरा प्यो, विचंगा मेरी माँ, विचंगी रिश्तेदार टन टन। आखिरकार पिया के घर वालों को भी ये बात समझ आ जाती है कि पिया की शादी का फैसला और उसके हमसफर का चुनाव पिया का होना चाहिए, ना कि उसके रिश्तेदारों का। जिसके कुछ समय बाद में पिया की शादी उसकी पसंद के लड़के से हो जाती है और उसके बाद पिया अपनी जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करती है। मानव अपनी गर्लफ्रेंड शांति के साथ बाइक पर कॉलेज जा रहा होता है। जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं, तभी पीछे से एक दिशा नाम की नई लड़की कॉलेज में आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बस दिशा को देखता ही रह जाता है। तभी शांति मानव के सर पर मारते हुए कहती है, क्या है, कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल कर ना मैं कंचे खेलूंगी, चुपचाप चलो। अरे पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो? हाँ मैं ही पागल हूँ ना। ओहो मेरी डार्लिंग, अब चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और क्लास ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ऐसे में मानव का दोस्त कबीर बोलता है, हाय, तुम नई हो ना कॉलेज में? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? दिशा। दिशा? अरे दिशा नाम से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अच्छा जी। वैसे तुम नई हो तो कोई दोस्त भी नहीं होगा तुम्हारा? हाँ जी। तो वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? एक हफ्ते बाद मेरी और शांति की शादी है, तो तुमको भी आना होगा। वेन्यू कहाँ है? कृष्णा होटल। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद कृष्णा होटल में शांति और मानव की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी शांति के फोन पर किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मानव और शांति और बाकी सभी लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शांति चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पापा को।
किसकी नजर लग गई आखिर हमारी खुशियों को। कोई बात नहीं पागल, आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी होगा, सब ठीक होगा। ऐसे ही मानव और शांति दोनों हॉस्पिटल में रात को रुक जाते हैं और ज्यादा रात होने के कारण दोनों की आंख लग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और शांति और मानव से कहते हैं, सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। पापा क्यों रूठ गए आप हमसे? संभालो शांति अपने आप को। इस तरह शांति अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है। शांति भी पापा के जाने के बाद से सदमे से बाहर आने लगती है। इसमें मानव उसकी बहुत मदद करता है। कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कभी मूवी दिखाने, उसके साथ बैडमिंटन खेलता है, गेमिंग करवाता है, उसके साथ नाइट आउट्स पर जाता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। और एक दिन दिशा मानव को फोन करके उससे कहती है, हेलो मानव, क्या तुम मुझे एक एड्रेस पर ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कब जाना है? अभी 10 मिनट में। ओके, अभी आया। थोड़ी देर के बाद मानव बाइक से उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है और तब वो उससे बोलता है, अरे ये तो एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें यहीं आना था क्या? वो मेरा मतलब है कि अंदर चले। मैं? हाँ जी तुम। अच्छा ठीक है। मानव और दिशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद मानव वॉशरूम चला जाता है। तभी दिशा मौका देखकर मानव का फोन साइलेंट कर देती है। वॉशरूम से मानव भी आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जूस वगैरह पीने लगते हैं। तभी शांति मानव को फोन करती है, मगर मानव उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर जो था। थोड़ी देर के बाद मानव और दिशा वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम को शांति मानव को फोन करके कहती है, हाँ मानव, क्या चल रहा है? कब से फोन कर रही हूँ, क्या तुम्हें अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? अरे यार, दिशा के साथ था मैं और पता ही नहीं लगा कि कब तुम्हारा फोन आया। पता कैसे चलेगा? साथ में तो उसके थे, सारा ध्यान तो उस पर ही लगा होगा। पागल हो गई हो क्या? आज बताओ मुझे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? यार उसमें एक अलग ही कशिश है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। मानव और शांति के बीच दरार आ जाती है। साथ ही शांति मानव से बात करना, उससे मिलना सब कुछ बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन मानव के घर दिशा आती है और उससे कहती है, मानव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो क्या? इतने में मानव के घर शांति भी आ जाती है। दिशा और मानव को यूं बातें करता हुआ देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी दिशा मानव से बोलती है, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी दिशा हूँ। अरे क्या बोल रही हो? सुनो फिर। आज से 5 साल पहले मानव और दिशा एक ही कॉलोनी में थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मन ही मन दिशा मानव को बहुत प्यार करती थी। वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव थी। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि मानव की तरफ कोई भी लड़की आंख उठाकर देखे। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे वाले दिन दिशा मानव के सामने रोजेस लिए उससे कहती है, मानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार पागल हो गई हो क्या तुम? दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कम है ये हमारा रिश्ता। मानव प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। अरे यार जाओ तुम। इतना बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है और दिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसकी कार एक खाई में गिरती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मानव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही समय के बाद दिशा एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मानव इस खबर से बिल्कुल अनजान होता है। साथ ही दिशा का चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और उसे एक नया चेहरा मिलता है। इसी तरह ठीक होने के कुछ सालों के बाद वो मानव के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मानव से मिलती है। दिशा, तब भी तुम्हारा प्यार एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। मानव आज भी मुझसे प्यार करता है। हमारी शादी होने वाली है। मानव मेरा है और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे पहले रोकी थी वैसे ही अब भी रोकूंगी।
पहले कैसे रोका? तेरे बाप को रास्ते से हटाकर। कितनी स्वार्थी लड़की हो तुम, अपने मतलब के लिए एक निर्दोष को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुमको गिरफ्तार करवाता हूँ। अरे तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यह भी ठीक है, मैं गिरफ्तार भी खुशी खुशी हो जाऊंगी। पर मानव, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानव पुलिस को कॉल करके दिशा को गिरफ्तार करवा देता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों के बाद मानव और शांति बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दिशा अपनी सारी जिंदगी पछतावे में बिताती रहती है। सुप्रिया को बचपन से ही बर्फ का गोला खाना बहुत पसंद था। वो कहीं भी बर्फ का गोला देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी माँ बीना के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बर्फ के गोले वाले पर पड़ जाती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गोला ले लो, गोला, लाल पीला काला खट्टा बर्फ का गोला। माँ वो देखो गोले वाला। बीना सुप्रिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है और सुप्रिया छोटे बच्चे की तरह गोले वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी आगे जाकर बीना देखती है कि सुप्रिया गोले वाले के पास ही खड़ी है, तो बीना उसके पास जाकर कहती है, ऊंट जैसी बड़ी हो गई है पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अरे तुझसे अच्छे तो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं। भैया 2 गोले बना दो फटाफट। मैं नहीं खाऊंगी। माँ ये दोनों मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ। बीना सुप्रिया की ये हरकत देखकर उसे गुस्से में घूरने लगती है और सुप्रिया बर्फ का गोला मजे से खाने चली जाती है। ऐसे ही सुप्रिया जब भी गोले वाले को देखती तो वो गोला लेकर खाना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही एक रात सुप्रिया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर आ रही होती है। वो रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुराग नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है, जो सुप्रिया को अकेले रोड पर खड़ा हुआ देख लेता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, हेलो मिस, आपको कहाँ जाना है? आप कहो तो मैं छोड़ दूं। नो थैंक्स। डरिए मत, मैं भी आपकी तरह एक अच्छे घर से हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाकर अनुराग उससे कहता है, वैसे मेरा नाम अनुराग है और आपका? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं भी आपकी तरह अच्छी फैमिली से हूँ और अब देखो फ्लर्ट कर रहा है। सुप्रिया जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बात करते करते घर जा रहे होते हैं कि तभी प्रिया की नजर एक बार फिर से गोले वाले पर पड़ती है और वो जल्दी से अनुराग से कहती है, जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? सुप्रिया गाड़ी से उतरकर गोले वाले के पास जाती है तो अनुराग भी सुप्रिया के साथ जाता है और सुप्रिया उस गोले वाले से कहती है, जल्दी से एक गोला बना दीजिए। आप खाना पसंद करोगी? मैं नहीं खाता, पर आप बोल रही हैं तो। सुप्रिया 2 गोले बनवा लेती है और वो दोनों बर्फ के गोलों का मजा लेती है। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसके कहने पर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुप्रिया गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी अनुराग कहता है, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। दिस इज माई नंबर। गाड़ी से उतरकर प्रिया अपने घर चली जाती है। वहीं अनुराग भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुप्रिया सीधे अपने कमरे में जाती है, अनुराग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद अनुराग अपने घर पहुंच जाता है और घर आते ही सुप्रिया को अपने नाम के साथ मैसेज करता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अगली सुबह अनुराग सुप्रिया को कॉल करता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे आज रात को मिल सकती हो जहाँ हमने बर्फ के गोले खाए थे? हाँ, अगर तुम बर्फ के गोले खिलाओगे तो। अनुराग उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसी जगह पर फिर से मिलते हैं, पर गोले वाला वहाँ पर नहीं होता, जिस पर अनुराग उससे कहता है, हम तो है पर गोले वाला नहीं है। सॉरी। पर बिना गोले के मजा नहीं आएगा। खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजर रहा होता है और सुप्रिया
जल्दी से उठकर गोले वाले से कहती है, आप रोज यहीं से घर जाते हैं? हाँ बिटिया, मैं रोज इसी टाइम घर जाता हूँ। सुप्रिया एक बार फिर से गोला लेती है और दोनों उस गोले को मजे से खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसको उसके घर पर छोड़ देता है। ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी जगह पर ही मिलते हैं और अनुराग इस बार सिर्फ एक ही गोला लेता है और सुप्रिया से कहता है, मेरे सपनों की रानी, क्या तुम्हें ये कूल सरप्राइज के साथ ये कूल इंसान पसंद है? हाँ, मुझे दोनों पसंद है। दोनों एक ही बर्फ के गोले में से खाते हैं और खाते खाते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर अपने पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, सुप्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने एक साथ यहीं बैठकर गोला खाया था? याद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी माँ अर्चना को सुप्रिया के बारे में बताता है। वहीं सुप्रिया भी अपनी माँ को अनुराग के बारे में सब बता देती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों घर वाले मान जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुराग अपनी माँ के साथ सुप्रिया के घर आता है, जहाँ सुप्रिया उसकी माँ के लिए बर्फ का गोला बनाती है और उसके सामने रख देती है, जिस पर अर्चना उससे कहती है, ये बर्फ के गोले तुमने बनाए हैं, वो भी ठंड में? जी, स्पेशली आपके लिए। क्यों, तुम्हें ये बर्फ के गोले नहीं पसंद? अरे मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी तो सुबह ही इन गोलों से होती है और रात भी, पर जब से ये ठंड आई है तब से तो खाना मुश्किल ही हो गया है। बेवकूफ लड़की क्या कर रही है? तो एक काम करो बेटा, तुम इन बर्फ के गोलों से शादी कर लो। माफ करना बहन जी, मैं ऐसी और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। अर्चना रिश्ता तोड़कर गुस्से में अनुराग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुप्रिया रोने लगती है और बीना उससे कहती है, आज तेरे बर्फ के गोले खाने और तेरे इस बचपने की वजह से तेरा रिश्ता टूटा है। अर्चना अनुराग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अनुराग अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? अरे देखा नहीं उस करमजली को? अरे वो मेरे घर की बहू बनकर आ गई ना, तो हम सबको बर्फ के गोले खिला खिला कर मार डालेगी। लो माँ, अब मैं भी सुप्रिया की तरह ठंड में गोले खा रहा हूँ। अब मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पे मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? पागल हो गया है क्या? अनुराग अपनी माँ को मनाने के लिए दिन रात बर्फ का गोला खाना शुरू कर देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अर्चना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सुप्रिया के घर जाकर उसकी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही सुप्रिया से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया मैंने, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। आज आपकी वजह ही से तो मैं सुधरी हूँ और ये समझ गई हूँ कि इन सब चीजों का अपना अपना समय होता है और उन्हें उसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दिल से माफ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने ससुराल आने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बर्फ का गोला खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।